गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब इकोनॉमिक्स का अपडेटेड आ गया है। ठीक है, विजन का जो पीटी 365 है वो अपडेटेड आ गया है। तो हम क्या करेंगे इस क्लास में, अपडेटेड जो होगा 365 का वो कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अपडेटेड का ये पहला पार्ट है। सेकेंड वाले पार्ट में सारे सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि सबको एक में ही कवर कर लें। इसमें भी वही कहना चाहूँगा, इसमें भी वही पैटर्न फॉलो होगा जो अब तक यूपीएससी का रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग रही है कि कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं और कितना आपको स्टैटिक पोर्शन या फैक्ट जानना है, कितना उसे समझना है, हमारा ध्यान इस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में देखते हैं बैंकिंग और मौद्रिक नीति। हमने वहाँ तो फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा ही था। इसमें देख लेते हैं बेसल 3 एंड गेम क्या है। ठीक है, ये जो बेसल 3 एंड गेम है, व्हाट इज़ दिस, इसके बारे में एक सेकेंड दोस्त। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो यार याद रखना, ये जो बेसल 3 है ना, जो बेसल 3 एंड गेम है, ये क्या है। ये जो बेसल 3 का जो मानदंड है उसका जो अंतिम सेट है वही बेसल 3 एंड गेम के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, ये जो बेसल 3 मानक हैं किसके लिए लाए गए हैं। ठीक है, तो ये बैंकों के लिए लाए जाते हैं, यानी बैंकों में सुधार करने के लिए लाए जाते हैं ताकि बैंक क्या हो, वो डूबे ना। ठीक है, बैंक क्या हो, वो बर्बाद ना हो। तो ये बेसल था, स्विट्जरलैंड में एक प्लेस है। ठीक है, बेसल, वहीं पे बैठक हुई थी और बैठक में फिर बात हुई कि बैंकों को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो वहीं पे मानक लाया गया और इस बैठक में वही केंद्रीय जो होते हैं हमारे तरफ से, जो केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये मानक लाया गया। तो जब ये मानक लाया गया तो इसी को हम बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, बेसल 3 एंड गेम चर्चा में था। तो अब ये क्या है, मैंने बता दिया, बेसल 3 जो है वो मानदंडों के नियम का अंतिम सेट है। तो बेसल क्या है ये भी आप चाहे समझ गए। तो जब बेसल आया कब था ये देखना है। ठीक है, तो याद रखना है कब कब ये लाया गया था। तो बेसल 1 जो लाया गया था 1987 में, बेसल 2 2004 में और बेसल 3 लाया गया था 2010 में। ठीक है, भारत ने इसे कब कब अपनाया। तो भारत ने बेसल फर्स्ट को अपनाया था 1998-99 में। ठीक है, बेसल 2 को अपनाया था करीब 2007 में और 2021 के लास्ट तक बेसल 3 को भी भारत क्या कर चुका है, भारत इसे अपना चुका है। ठीक है, तो अब ये बेसल जो मानक्स वगैरह होते हैं इसके लिए कमेटी होती है, कमेटी ही तय करती है। तो ये कमेटी वगैरह हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। ठीक ना। और एक चीज़ ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जो बेसल्स होते हैं ना, इसके लिए पूंजी लाई जाती है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। ठीक है, तो कभी ये लिखे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 क्या है, किससे रिलेवेंट है, तो ये बेसल के मानकों से रिलेवेंट है। और इसमें जो पूंजी रखी जाती है रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं। ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब है ऐसी संपत्तियां, ऐसे एसेट्स होते हैं जो जितना बैंक ऋण देता है, जितने पैसे का मान लो ऋण दिया है, उसमें से कितना परसेंट, यानी कितना परसेंट या फिर कितना पैसा उसका जो है वो एनपीए है या फिर डूबने की जिनकी संभावना है, उसी को रिस्क वेटेड एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो यार नीचे देखो, बैंक की बात कर रहा है। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जिनको हम घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक, यानी वही डी सिप्स बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, अब इनकी सूची कौन जारी करता है, आरबीआई इनकी सूची जारी करता है। वर्तमान में ऐसे बैंक कितने बैंक हैं, तो वर्तमान में भारत के ऐसे 3 बैंक हैं, एक एसबीआई है, एचडीएफसी है और आईसीआईसीआई है। ठीक है, अब ऐसे बैंक हैं कि इनको विफल नहीं होने दिया जा सकता। अगर ये बैंक विफल हो गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। और इसीलिए जो डीसी बैंक हैं, माना यह जाता है कि कम से कम भाई जो डीसी बैंक हैं, ठीक है, अगर वो सूचीबद्ध हैं या फिर कोई बैंक सूचीबद्ध होना चाहता है, इस श्रेणी में आना चाहता है, तो कम से कम जो भारत का जीडीपी है उसमें उसका 2% का योगदान, यानी कि करीब उसकी संपत्ति का पर 2% इसके पास संपत्ति होना चाहिए। ठीक है, देखो यार WPI जानते हो। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, दरअसल ये क्या है WPI, ये एक आर्थिक संकेत है। मतलब एक तरीके से एक इंडेक्स है जो जांच करता है। ठीक है, जो थोक मार्केट होते हैं उसमें जो कीमतों में उतार चढ़ाव आते हैं उनकी
जांच करता है, ठीक है, कि क्या इनका रेट चल रहा है, महंगाई आ रही है या फिर कम दर चल रहा है। तो अभी इसका एक आधार वर्ष के आधार पे इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो जो इसका आधार वर्ष है ये चेंज करने की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इसके आधार वर्ष को चेंज करके 2022-23 बना दिया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई है, जो प्रोफेसर रमेश चंद्र के नाम से एक समिति भी बनाई है, जो नीति आयोग के सदस्य हैं। और ये समिति क्या करेगी, ये उनको सुझाव देगी, और साथ ही साथ ये समिति इस पे भी सुझाव देगी क्या उत्पादन मूल्य सूचकांक को WPI की जगह पर लागू करना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप क्या है, अभी आप देखेंगे जो अभी WPI जो इंडेक्स है ये कौन जारी करता है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो आर्थिक सलाहकार का जो कार्यालय है, ठीक है, वो इसे जारी करता है। और जो जारी किए जाते हैं कुछ बास्केट्स हैं, बास्केट्स के आधार पर ये जारी किए जाते हैं, ठीक है। कुछ मदे हैं, जैसे आप देखिए इन बास्केट्स हैं, एक मान लीजिए एक टोकरी है, उनमें जो वस्तुएं रखी जाती हैं उनका ही रेट जब बदलता है तब बताया जाता है कि अच्छा, तो इसमें सिर्फ वस्तुएं ही शामिल होती हैं। तो इसके आधार पर ये 3 प्रमुख समूहों में इन्हें बांटा जाता है, प्राथमिक, ठीक है, और वही ईंधन और बिजली वाला द्वितीयक, और तृतीय का मान लीजिए विनिर्मित उत्पाद वाला। तो इसमें कुल 697 वस्तुएं हैं या मदे हैं एक तरीके से। और सबसे ज़्यादा जो लोड है, भार है, वो किसका है, वो है विनिर्मित उत्पादों का, ठीक ना। तो ये देखो यार, WPI जो है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। अब जो WPI होता है इसमें एक बात हमेशा याद रख लेना, इसमें क्या, इसमें सेवा शामिल नहीं होता, सिर्फ वस्तु शामिल होती हैं, उन्हीं को हम देखा जाता है, उन्हीं को रेट को देखा जाता है, ठीक है। और इसमें कर भी शामिल नहीं होता, जो टैक्सेज वगैरह होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक ही उत्पाद की दोहरी गणना होती है, ये सब याद होना चाहिए। इसलिए ये थोड़ा सा इसको चेंज करने की बात की जा रही है। और इसको चेंज करके क्या लाने की बात की जा रही है, उत्पादन मूल्य सूचकांक, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, ये उत्पादन मूल्य सूचकांक है, इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO इसको जारी करता है। इसका जो आधार वर्ष अगर वर्तमान में क्या है, तो 2012 जो है इसका एक आधार वर्ष है, ठीक ना। और ये जो मुख्यतः जांच करता है, ठीक है, वो ये जांच करता है कि उपभोक्ता द्वारा किए गए मूल्य भुगतान में परिवर्तन को मापता है, कि उपभोक्ता जो है आज कितना भुगतान कर रहा है, कल कितना कर रहा है, ये बेसिकली क्या करता है, ये उसकी ही जांच करता है। और उसके आधार पे बताता है कि क्या महंगाई बढ़ी है, घटी है, जैसा भी हो, ठीक है। फिर देखो यार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी ये याद है आपको, 1975 में नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी, उनके रिकमेंड से 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम आया था और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाए गए थे। तो ये जो बैंक बनाए गए थे, इसमें जो शेयरधारिता, जो हिस्सेदारी थी, इसमें करीब 50% की हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, अभी भी है, राज्य सरकार की 15%, और एक प्रमोटर होता है या कोई प्रायोजक बैंक होता है, उसकी हिस्सेदारी 35% है, ठीक है। और इन बैंकों को जो कंट्रोल किया जाता है वो RBI द्वारा, लेकिन हाँ, इनका पर्यवेक्षण यानी इन पर नज़र रखी जाती है, जो निगरानी इनकी की जाती है वो नाबार्ड द्वारा की जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य ही था कि इनकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की जाए और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। एक और समिति बनाई गई थी, जो डॉक्टर व्यास समिति ने सिफारिश की, और उन्हीं की सिफारिश के आधार पर इन सारे बैंकों का अभी वर्तमान में क्या किया जा रहा है, एकीकरण किया जा रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, वही अब इनको कितना % ऋण देना पड़ता है, ठीक है। वही प्राथमिक क्षेत्र में तो करीब 75% इनका जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में चला जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ याद रखना है कि ये जो सेवाएं हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ठीक है, ये राज्य के कुछ अधिसूचित जिलों में ही बैंकिंग सेवाएं देते हैं, यानी कोई राज्य है ये पूरे राज्य में नहीं देते हैं, जहां अधिसूचित किया जाता है ऐसे ही जगह पे ये अपनी फैसिलिटी देते हैं। उसी तरीके से ये देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो इसको कौन बनाता है, तो इसको डाक विभाग या फिर एक तरीके से कहें तो संचार मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और पूरी तरीके से गवर्नमेंटेड है। और इस बैंक के बारे में बात करेंगे तो वही विशेष प्रकार का एक बैंक है, और ये जो बैंक बना था वो नचिकेत मोर समिति की सिफारिश के आधार पर इसे बनाया गया था। इस बैंक में सबसे अच्छी चीज़ क्या है बताइए। देखिए, सबसे अच्छा का मतलब ये है कि ATM कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब तो जारी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, वो ही ध्यान देना है। जैसे ये आपको ऋण नहीं दे सकते हैं और ना ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, ठीक है। ऋण नहीं दे सकते हैं और ना ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं।
हाँ, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं और एटीएम कार्ड जारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उनके पास पैसा जमा करेंगे, निकालेंगे ही निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो आपको एटीएम कार्ड की ज़रूरत होगी ना। तो जब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की ज़रूरत होगी, हाँ, लेकिन ऋण नहीं देते हैं। तो जब ऋण नहीं देंगे तो जो क्रेडिट कार्ड होता है वो भी जारी नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरीके से ऋण ही तो है। क्रेडिट कार्ड एक तरीके से ऋण का ही प्रकार है, क्योंकि आपके खाते में अकाउंट में पैसे हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप निकाल रहे हैं। ठीक ठीक है। अब ये दूसरा देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक वाला। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अभी ये चर्चा में थे। क्यों? क्योंकि संजय मल्होत्रा को अभी गवर्नर बनाया गया। संजय मल्होत्रा को भारत का आरबीआई बैंक का जो 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया। अब ये गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये केंद्र सरकार करती है। तो भारत के जो पहले गवर्नर थे, आप देखेंगे ब्रिटिश बना था, वो बने थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। 1937 में सर ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे। वही पहले भारतीय जो थे वो देशमुख। ठीक है, ये चिंतामढ़ द्वारिकानाथ जो देशमुख थे वो पहले भारतीय थे जो आरबीआई के गवर्नर बने थे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है गवर्नर का वो 5 वर्ष अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, साथ ही जो अपने पद पर हैं एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद क्या दोबारा बन सकते हैं? तो हाँ, इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, यानी कि कोई एक व्यक्ति दोबारा भी गवर्नर बन सकता है। अब देखो यार, ये जारी किया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट। ठीक है, राजकोषीय मतलब जो सरकार का आय व्यय का है, राजकोष है जो जहाँ पैसा आता जाता है, उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग ने जारी किया है, तो इसने ये जब जारी करता है तो ये राज्यों को रैंकिंग देता है। ठीक है, राज्यों के राजकोषीय स्थिति के आधार पे उन्हें रैंकिंग देता है, इम्प्रूवमेंट के आधार पे। तो जब ये रैंकिंग देता है तो उसमें वो पाँच प्रमुख उप सूचकांक और 9 लघु उप सूचकांक का को आधार बनाता है। ये याद रखना है, 5 जो है, 5 और 9, ये ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो अब जब ये उन लोगों को क्या बोलते हैं, रैंकिंग देता है, तो रैंकिंग के आधार पे जो सबसे नीचे होता है उसे आकांक्षी, उससे ऊपर परफॉर्मर्स, फिर उसके ऊपर फ्रंट रनर, और फिर उसके ऊपर जो होता है सबसे ऊपर उसको अचीवर का दर्जा दिया जाता है। ठीक, ये याद भी रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि सबसे नीचे कौन है, आकांक्षी है, फिर परफॉर्मर है, फिर फ्रंट रनर है, फिर अचीवर है। ठीक है, फिर देखिए ये जो रिपोर्ट आई थी अभी राजकोषीय वाली, इसमें जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और हैं, और जो गोवा हैं ये। बाकी ऋण की स्थिति में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और पंजाब की स्थिति थोड़ी सी खराब है, क्योंकि इनमें थोड़ी सी वृद्धि देखी गई है। ठीक है, वही राज्यों का वित्त, ठीक है, बजट का अध्ययन रिपोर्ट, राज्यों का वित्त रिपोर्ट कह लीजिए, राज्यों के वित्त पे रिपोर्ट या बजट के अध्ययन पे रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये आरबीआई जारी करता है। ठीक है, फिर देखिए सरकारी प्रतिभूतियाँ, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं और आएंगे भी आएंगे। ठीक है, तो सरकारी प्रतिभूतियों की बात करेंगे, तो अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं उस पर, देख लेते हैं। चलिए सरकारी प्रतिभूतियाँ ही देख लेते हैं। तो सरकारी प्रतिभूतियाँ, पहली बात तो वही जो सरकार ऋण जो उठाती है, ऋण उठाने के लिए सरकार, ठीक है, कुछ सिक्योरिटी रखेगी। सिक्योरिटी के तौर पे वही एक तरीके से बिल या बॉन्ड्स रखे जाते हैं। ठीक है, उसी को हम प्रतिभूति कहते हैं, जिसके आधार पे गवर्नमेंट लोन लेती है। तो ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों लेती हैं। ठीक है, दोनों उधार ले सकती हैं। और ये एक ई कुबेर प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ऑनलाइन ये क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। हाँ, आरबीआई बेचता है इनकी तरफ से एक तरीके से। तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे ऐसा किया जाता है। और इसमें जो शामिल होते हैं इस नीलामी में, या एक तरीके से कहें खरीदारी में जो शामिल होते हैं, उसमें वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक डीलर, बीमा कंपनी, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, म्यूचुअल फंड, रिटेल निवेशक इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। ठीक, ये सब लोग क्या होते हैं, ये सब इसमें शामिल होते हैं। और ये जो प्रतिभूतियाँ जारी की जाती हैं, इसमें 2 प्रकार की प्रतिभूतियाँ होती हैं। ठीक, अब देखिए 2 प्रकार की प्रतिभूति होती हैं। एक होता है अल्पावधि वाला, एक होता है अल्पावधिक। ठीक है, मतलब जो 1 वर्ष से कम समय का होता है। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल इसमें टी बिल्स हैं, या फिर बिल कहते हैं, ज़्यादातर बिल हम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है दीर्घावधि, जो अभी हम देख रहे हैं। तो इसमें चर्चा में था, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि इसमें निवेश करने से लाभ क्या होता है। अगर गवर्नमेंट को आप लोन दे रहे हैं एक तरीके से, तो उसमें लाभ क्या होता है? यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं होता, स्वाभाविक सी बात है, गवर्नमेंट है तो आपको पैसा देगी ही देगी। दूसरा, इसकी जो मेच्योरिटी होती है, ठीक है, 91 दिनों से लेकर के 40 वर्षों की हो सकती है। ये जो बिल और बॉन्ड्स हैं या प्रतिभूतियाँ जो हैं, प्रतिभूतियों की जो मेच्योरिटी डेट होती है
वो 91 दिनों से लेकर के 40 वर्षों तक हो सकती है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट था। तो देखो यार फिर, ठीक है, ये एक होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल का मतलब वही जो अल्पकालिक वाला है, जिसको बिल कहा जाता है। ट्रेजरी छोड़ दो, बस बिल, ट्रेजरी बिल समझो, ठीक है। ट्रेजरी बिल वो बिल होता है जिस पे गवर्नमेंट कोई ब्याज नहीं देती, ठीक, ब्याज नहीं देती, ठीक है। तो लोगों को फ़ायदा कैसे होता है, इसमें क्या किया जाता है कि ये डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। जैसे 100 रुपये का गवर्नमेंट कहेगी कि हम बिल लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जब इनको बेचेगी तो 80 रुपये में ही बेच देगी। तो ये 80 रुपये में ख़रीद लेंगे। जब ये गवर्नमेंट से इनको लेना होगा तो गवर्नमेंट इनको क्या करेगी, 100 रुपये पूरा का पूरा पेड करेगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से ब्याज नहीं होता, इस पर अंकित मूल्य पे इनको डिस्काउंट दिया जाता है। और ये जो ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं ये 91 दिनों से शुरू होता है, याद रखना है। कम से कम 91 दिन, फिर 182 और 364 दिन का होता है, एक साल से कम का होता है। उसी तरीके से जो 91 दिन से कम का होता है जो बिल होता है उसको नगद प्रबंधन बिल कहते हैं। जो 91 दिनों से कम की अवधि का होता है उसको नगद प्रबंधन बिल कहते हैं। और गवर्नमेंट ने इसको देखा जाए तो 2010 में शुरू किया था। और इसमें भी वही क्या करते हैं, गवर्नमेंट को तत्काल अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो यहाँ से उसकी पूर्ति कर लेती है, ठीक। दूसरा क्या, प्रतिभूतियाँ दूसरे प्रकार की क्या होती हैं, दीर्घावधिक प्रतिभूतियाँ होती हैं। यानी कि वह प्रतिभूतियाँ होती हैं जो 1 वर्ष से अधिक इनका टाइम पीरियड होता है, और करीब 1 वर्ष से लेकर के समझिए कि 40 वर्ष तक होता है, ठीक है। तो इन पे क्या होता है, इन पे गवर्नमेंट का जो ब्याज देती है, ब्याज कभी निर्धारित हो भी सकती है, निर्धारित नहीं भी हो सकती है। और जो गवर्नमेंट ब्याज का भुगतान करती है व्यक्ति को, वो प्रत्येक 6 महीने पे करती है। 6 महीने पर उनको ब्याज का भुगतान किया जाता है। साथ ही ये 5 से लेकर के 40 वर्ष तक मैच्योर हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है, ये है कि जो राज्य सरकारें होती हैं, ठीक है, ये बिल जारी नहीं कर सकती हैं, ये सिर्फ बॉन्ड जारी कर सकती हैं, याद रखना। यानी एक अल्पकालिक समय के लिए मार्केट से ऋण नहीं उठा सकती हैं, सिर्फ दीर्घकालिक के लिए उठा सकती हैं, और जिसके लिए ये बॉन्ड या फिर दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कर सकती हैं, याद रखना है, ठीक है। वैसे ही जब इनको ऋण लेने की आवश्यकता होती है तो राज्य विकास ऋण पत्र जारी करते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं नीचे, एक आता है सॉवरेन बॉन्ड। अब सॉवरेन बॉन्ड क्या हो गया, अब हमने ऊपर बॉन्ड देखा कि गवर्नमेंट को ऋण चाहिए था, तो जब अपने देश से चाहिए होता तो सिंपल सा हम उसको बॉन्ड बोल देते हैं। लेकिन जब विदेशों से ऋण लेना हो तब गवर्नमेंट क्या करेगी, विदेशों के मार्केट से ऋण लेना हो तब वो सॉवरेन बॉन्ड जारी करेगी। और ये जो बॉन्ड जारी किया जाता है वो जहाँ जारी करेगी, ठीक है, वह उसकी मुद्रा विदेशी मुद्रा में भी हो सकती है और भारतीय मुद्रा, ये दोनों मुद्रा में जारी की जा सकती है। और सेम प्रोसेस वही है, वहाँ के लोग खरीदेंगे, बाद में गवर्नमेंट उनसे खरीद लेगी, ले लेगी वापस, और उन्हें क्या करेगी, उन्हें पैसा रिटर्न कर देगी। और एक शब्द का इस्तेमाल होता है बॉन्ड यील्ड का। तो बॉन्ड यील्ड कुछ नहीं है, एक टर्मोलॉजी है जो ये दिखाता है कि अगर आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, मतलब कितना ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। तो अब देखिए बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड यील्ड में अगर हम रिलेशन देखें, संबंध देखें, तो जब बॉन्ड की कीमत, ठीक है, और बॉन्ड यील्ड में विपरीत संबंध होता है। यानी कि अगर बॉन्ड की कीमत बढ़ती है, यानी मान लीजिए बॉन्ड है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे बढ़ रही है कीमत, तो वहाँ पे यील्ड कम होगा। यील्ड का मतलब रिटर्न कम होता है, और जब बॉन्ड की कीमत कम होती है तो रिटर्न ज़्यादा होता है। परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि तभी तो आप लेंगे, ठीक। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं उपकर और अधिभार। तो उपकर अधिभार क्या है, ये संविधान में मेंशन है, आर्टिकल 270 और 271 में है। तो जो उपकर है और जो अधिभार यानी जो सेस है और सरचार्ज है, ये दोनों एक तरीके से टैक्स के ऊपर टैक्स हैं। यानी गवर्नमेंट ने जो आपके ऊपर टैक्स लगाया उसके ऊपर भी टैक्स लगा देगी, ठीक है। तो ये दोनों एक टैक्स हैं, बस उपकर क्या होता है, विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, और जो अधिभार होता है वो क्या होता है, वो किसी भी उद्देश्य के लिए लगाया जा सकता है। इन दोनों में अंतर यही है, इन दोनों को लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है, और इन दोनों का पैसा जो होता है वो संचित निधि में जमा होता है। दोनों का पैसा संचित निधि में जमा होगा, लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है। और बेसिकली इससे जो प्राप्त पैसा होता है सरकार राज्य सरकारों को सामान्यतः नहीं देती है, दे सकती है लेकिन सामान्यतः नहीं देती है। देखो यार अभी क्या है कि एक बजट आता है जेंडर बजट करके, ठीक है। तो अभी जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है उसमें भारत की जो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग है उसकी सराहना की गई है। तो दरअसल ये बजट है कैसा, जैसे बजट आता है इसमें भी बजट आता है। तो ये बजट जो होता है बेसिकली ऐसे बजट में, ऐसा बजट जिसमें महिलाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है,
ठीक है। ऐसे बजट में क्या होता है, ऐसे बजट में महिलाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और जितना पैसा खर्च हुआ होता है, ठीक है, कम से कम 30% राशि महिलाओं के लिए खर्च की जाती है। तो ऐसे बजट मुख्यतः क्या कहलाते हैं, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग कहलाते हैं। ठीक है। भारत में इसकी शुरुआत आप देखेंगे 2005 और 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी। वर्तमान में जो इसकी नोडल एजेंसी है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, छोड़िए हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, पूछा है क्वेश्चन, तो संभावना तो यहाँ से कम ही आने की। फिर देखते हैं ये रुपए का ह्रास। ठीक है। जो एक्सटर्नल क्षेत्र है इनके बारे में देखते हैं, कुछ पीछे थोड़ा बहुत छूट गया है, उससे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था। ठीक है। तो रुपए का मूल्य ह्रास देखते हैं। रुपए का मूल्य ह्रास क्या होता है, दरअसल क्या है कि जो भारत का रुपया है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। वैल्यू कम होने का मतलब ये है, जैसे कोई मान लीजिए कोई वस्तु आपको 10 रुपये में मिल रही थी, अब वही वस्तु आपको 15 रुपये में मिलेगी। तो एक तरीके से क्या हुआ, वस्तु महंगी हो गई। ठीक है। मान लीजिए वस्तु वही है लेकिन रुपया तो गिर गया। और खासकर हम ये जो रुपए का ह्रास देखते हैं, बेसिकली हम किस रूप में देखते हैं, तो हम किसी विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जैसे पहले अगर कोई $1 हम लेकर जाते थे बैंक में तो हमें कितना मिलता था, 70 रुपये मिलता था। अब हम $1 लेके जा रहे हैं तो हमें मिल रहा है 80 रुपये मान लीजिए। तो जो 80 रुपये मिला, डॉलर तो नहीं बदला। अभी जो वस्तु की बात कर रहे थे डॉलर में जोड़ के देखिए, डॉलर तो नहीं बदला। ठीक है। डॉलर तो एक ही है, लेकिन अब उसे 80 रुपये मिला, तो हमारी जो वैल्यू है रुपये की गिरी कि नहीं गिरी, मतलब हमारा रुपया यहाँ पे वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। क्यों पहले 70 था अब 80 हो गया। तो इसका नुकसान भी है, काफ़ी फ़ायदे भी हैं। ठीक है। तो भारत में इसी को हम देखते हैं, तो ये काफ़ी कंडीशन ख़राब थी 2 साल में। अगर पिछले 2 सालों में देखा जाए तो जो रुपए का मूल्य ह्रास हुआ था वो इंडिया में बहुत तेज़ी से हुआ था। ठीक है। अब ये रुपए में मूल्य ह्रास होता है तो क्यों होता है, कई कारण होते हैं इसके। जैसे मान लीजिए तरलता में कमी आ जाती है। अगर हमारे यहाँ डॉलर कम हो गया तब भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी। और हमारी जो मौद्रिक नीति है उस पर भी प्रभाव डालती है। व्यापार घाटा हमारा बढ़ा, व्यापार घाटा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम आयात कर रहे हैं तो विदेशी मुद्रा हमारे देश से बाहर जा रही है। तो जब विदेशी मुद्रा हमारे देश से बाहर जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो हमारे रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। बाकी भी बहुत से कारण हैं। ठीक है। वैश्विक आर्थिक कारण भी हैं। ठीक है। चलिए फिर देखिए, फिर क्या है, जो FPI FDI के बारे में है, तो कम से कम इतना जान लीजिए, जो FDI है उनको कहाँ कहाँ अनुमति नहीं है। FDI मतलब वही होता है, कोई विदेशी जब हमारे यहाँ देश में इन्वेस्ट करता है वो अस्थायी इन्वेस्टमेंट होता है, ये हम पढ़े हैं। ठीक है। तो कहाँ कहाँ FDI इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लॉटरी वाले व्यवसाय में नहीं कर सकते हैं, जुआ सट्टेबाजी में नहीं कर सकते हैं, निधि कंपनियों में नहीं कर सकते हैं, चीट फंड में नहीं कर सकते हैं, सिगरेट और तंबाकू वाली कोई कंपनी है तो उसमें भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे क्षेत्र भी नहीं कर सकते जहां उनको अनुमति नहीं है, जैसे परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन में नहीं कर सकते हैं। वहीं टाउनशिप विकास को छोड़ करके रियल इस्टेट व्यवसाय में भी नहीं कर सकते हैं। तो इन सब में क्या है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और याद होना चाहिए यार। ये एक और टर्म आया है, देखो, डी डॉलराइजेशन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमारी जो भी हम ट्रेड वगैरह करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है किस पे है, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो डॉलर पे है। तो डी डॉलराइजेशन क्या क्या कहता है, ये कहता है कि भाई हम इस पे डिपेंडेंसी अपनी कम करेंगे, डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी कम करेंगे और हम अपने रुपए में ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो यही है, मतलब क्या है, जो अभी डॉलर की व्यवस्था चल रही है उसको बदलने का, जो वित्तीय लेन देन में उसके इस्तेमाल को, प्रयोग को बदलना ही है। यही है डी डॉलराइजेशन। इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि हम अपने अगर मुद्रा में कर सकते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विनिमय दर की भी हमें जोखिम कम हो जाएगा। ठीक है। भू राजनीतिक हमें इससे लाभ भी मिलेगा। और साथ ही साथ देखिए भारत ने भी हालिया में रूस के साथ शुरू भी कर दिया है, रूस के साथ हमने शुरू भी किया है। ठीक है। ये और दूसरा देखिए, वी प्रेशर या रेमिटेंसेज क्या होते हैं, जब कोई विदेश में काम कर रहा हो व्यक्ति, याद रखना कौन व्यक्ति, जब वो हमारे यहाँ पैसा भेजता है, किसी देश में पैसा भेजता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वी प्रेशर या रेमिटेंस कहलाता है। ठीक है। तो 2024 में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसको मिला है, किस देश के नागरिकों ने पैसा कमा कमा कर अपने घर या परिवार के पास भेजा है, तो उसमें सबसे पहले स्थान पे आता है भारत। ठीक है।
विश्व बैंक ने अभी एक रिपोर्ट दी है ना, तो विश्व बैंक की रिपोर्ट ने बताया है कि सबसे ज़्यादा पैसा जो गया है वो भारत में गया है, करीब 129 बिलियन डॉलर। 129 बिलियन डॉलर भारत में गया और भारत विश्व में पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कौन कहाँ के नागरिक हैं, तो मैक्सिको है, तीसरे पे चीन, फिलीपींस चौथे पे, पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे है। ठीक है, और चीन का भी देखेंगे तो हिस्सा भी कम हुआ है, 5.3% ही है। ठीक है, तो ये भी बेचारा काफ़ी कम हुआ है। और उसी तरीके से है, जैसे अगर भारत से मान लो कोई पैसा भेजना चाहता है बाहर, ठीक है, कोई विदेशी है या फिर मान लो भारत का कोई नागरिक है, ठीक है, तो याद रखना जो भारत का नागरिक है, जो भारत के नागरिक है, चाहे वो नाबालिग ही क्यों ना हो, वो अगर किसी को पैसा भेजना चाह रहा है तो वो करीब $2.5 लाख तक भेज सकता है। कितना? 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर एक वर्ष में भारत से बाहर भेज सकता है, और चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार भेज सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत वो कॉरपोरेट, कोई साझेदारी फर्म, ठीक है, या हिंदू अविभाजित परिवार और ट्रस्ट, ये सब इसके पात्र नहीं है, वो इतना पैसा नहीं भेज सकती इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि जो उदारीकृत धन विप्रेषण योजना है इस स्कीम के अंतर्गत नहीं, दूसरे स्कीम के अंतर्गत वो पैसा भेज सकते हैं। यार ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है, तो ये ट्रेड में देने वाला एक दर्जा है। ठीक है, ट्रेड में एक दर्जा दिया जाता है किसी राष्ट्र को। इसमें होता क्या है कि अगर कोई देश किसी देश को मोस्ट फेवर्ड का नेशन का दर्जा दे देता है तो वो उसके साथ भी वही बर्ताव करता है जो अन्य अन्य जो उसके व्यापारिक संबंधित दो देशों से हैं उनके साथ भेदभाव नहीं करता। किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पे नहीं होता, सबके लिए एक ही रूल रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो भारत ने देखा जाए तो कई देशों को दिया है, पाकिस्तान को भी हमने दिया था, लेकिन भाई साहब समझते नहीं है ना। ठीक है, फिर देखो यार ये विदेश व्यापार नीति। अब विदेश व्यापार नीति में इतना ध्यान देना, जो भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 बनाई गई है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि 2030 तक हमारे निर्यात को बढ़ा करके $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। ये टारगेट याद रखना। बाकी सब तो ठीक है, गवर्नमेंट ये कर रही वो कर रही, ठीक है, लेकिन टारगेट याद रहना चाहिए, क्योंकि यही स्टैटिक पोर्शन होता है और यहीं पे क्या होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखो यार, गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया है, ये जो जीडीपी आप लोग पढ़ते हैं ना, इसका जो आधार वर्ष जो बेस ईयर है, जिसको बना के हम गणना भी करते थे, हालांकि चेंज किया था हमने, तो इसको अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके आधार वर्ष को 2022-23 यानी 2011-12 से हटा करके 2022-23 करने का डिसीजन लिया है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने एक विश्वनाथ गोल्डार करके मतलब एक सलाहकार समिति का भी गठन कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि ये जो इसके जो आंकड़े हैं कौन जारी करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसके आंकड़े जारी करता है। ठीक है, फिर देखो यार जीडीपी के बारे में, जीडीपी तो आप जानते ही होंगे, तो हमें जीडीपी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जीडीपी अगर प्रकार के बारे में देखेंगे तो एक नॉमिनल जीडीपी होती है और एक रियल जीडीपी होती है। तो जो नॉमिनल जीडीपी होती है, जो उसकी गणना जिसकी गणना हम चालू या बाजार मूल्यों पे करते हैं, तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। रियल जीडीपी वो होती है जिसकी गणना हम आधार वर्ष पे करते हैं। ठीक है, एक होती है क्रय शक्ति क्षमता, परचेसिंग पावर पैरिटी। तो इस क्षमता में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़े हैं ना, दरअसल इसमें क्या होता है कि कोई एक वस्तु का है बास्केट है, उसको खरीदने की क्षमता दिखाई जाती है कि किस देश की कितनी है। तो उस क्षमता में हमारी रैंकिंग तो वैसे तीसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है? ठीक है, तो पहले नंबर पे याद रखना, पहले नंबर पे इसमें चीन है। ठीक है, पहले नंबर पे चीन है, चीन के बाद फिर अमेरिका है, और तीसरे नंबर पे हम हैं। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसके आधार पे हम हैं, यानी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। वहीं हम जीडीपी के आकार के आधार पे, टोटल कितना अमाउंट है उसके आधार पे हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं विश्व में। कितनी? 5वीं। फिर देखो यार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा देख लो। डिजिटल का मतलब वही जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा डिजिटलाइज्ड देश है, तीसरा सबसे बड़ा देश है, ये इंपॉर्टेंट है। अब भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें करीब इसका योगदान 11.74% है। कितना है? इतना परसेंट है। ठीक है, अच्छा ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या होता है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी लाभार्थी होते हैं गवर्नमेंट की योजनाओं के अंतर्गत, उनको जो पैसा जो कुछ भी दिया जाता है वो डायरेक्ट उनके खातों में भेज दिया जाता है। तो यही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कहलाता है। ठीक है, तो अभी एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की, उसने कहा कि कम से कम, ठीक है, जो महिलाएं हैं, महिलाओं के खातों में करीब 2 लाख करोड़ रुपए गए हैं इस योजना के अंतर्गत, तो इसलिए ये चर्चा में था। ठीक है, ये देखो यार अभी एक सर्वेक्षण जारी किया गया है, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण।
यानी कितना खर्च है घरों घरों का। तो ये जारी किसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जारी किया है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO ने इसे जारी किया है। ठीक है, इसने क्या बताया, इसने 2023-24 को आधार बना के बताया ये है कि जो प्रति व्यक्ति आय है एक महीने में जो औसत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, करीब 4,122 रुपये लोग खाते हैं, खर्च करते हैं, व्यय करते हैं। जो अपना व्यय करते हैं कितना करते हैं प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 4,122। ये हम सरकारी स्कीम को छोड़ के बता रहे हैं, जो सरकार से जो उनको लाभ मिलता है। ठीक है, दूसरा शहरी क्षेत्रों में कितना होता है, तो शहरी क्षेत्रों में ये 6,996 रुपये खर्च होता है। कितना, 6,996 प्रति व्यक्ति प्रति महीने। ठीक ना। अब ये जो अंतराल है शहरी ग्रामीण का अंतराल है जो खर्च करने का, ये थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, यानी ग्राम क्षेत्र में भी क्या हुआ है, थोड़ा सा लोगों ने खर्चे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, और जो गैर खाद्य मद हैं और एक खाद्य मद हैं, खाद्य पदार्थ वो होते हैं जो लोग भोजन के रूप में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, गैर खाद्य मद क्या होती हैं जो भोजन के रूप में नहीं इस्तेमाल होती हैं। तो अभी क्या होता है, अभी जो गैर खाद्य मद हैं इन पे वृद्धि बढ़ी है, और जो खाद्य मद हैं इनकी वृद्धि कम हुई है परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, वहीं अगर आप राज्य की बात करेंगे तो जो प्रति व्यक्ति जो सबसे अधिक मासिक व्यय है वो सिक्किम का है, और सबसे कम जो है वो छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, अब याद इसलिए इम्पॉर्टेंट ये सर्वेक्षण है क्योंकि ये जो घरेलू उपभोग सर्वेक्षण जारी किया जाता है ये भाई साहब प्रत्येक 5 वर्ष में अब जारी किया जाता है। पहले तो ये हर वर्ष होता था, लेकिन अब कब होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में, इसलिए इसके डेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो यार, एक रिपोर्ट जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट। कौन जारी करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट जारी करता है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और अपनी इसने रिपोर्ट में हाल ही में बताया है कि जो निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं, ठीक है, इनमें बढ़ा है जो ऋण लेने का, जो बाह्य ऋण लेने का जो दायरा है वो इनमें काफ़ी बढ़ा है। फिर देखो यार, ये रबड़ जानते हैं ना, अब रबड़ के बारे में आ गया। ठीक है, अभी इसके लिए रबड़ बोर्ड ने कुछ पहल शुरू की है, ISNR और INR कनेक्ट पहल शुरू की है, इसलिए चर्चा में था। तो रबड़ कहाँ की फसल है, पहली बात तो रबड़ के पेड़ कहाँ पाए जाते थे, तो ये पाए जाते थे अमेजन नदी बेसिन में, वहाँ का स्थानिक था, याद रखना, मूल प्रजाति था वहाँ का। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है। बाद में जो ब्रिटिश थे वो उन्होंने पूरे विश्व में इसको फैलाया, फिर बाद में ब्रिटिश ने क्या किया, पूरे विश्व में इसको फैलाया। भारत में देखेंगे रबड़ की कंडीशन देखेंगे तो जो उत्पादन होता है वो पूरे विश्व में हम तीसरे नंबर पे हैं। थाईलैंड पहले नंबर पे है, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे है, और पूरे विश्व में रबड़ का उत्पादन करने में हम तीसरे नंबर पे हैं, और उपभोग यानी खर्च करने में हम चौथे नंबर पे हैं, उपभोग करने में। और जो हमारा जो केरल है वो सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन करता है, और तमिलनाडु भी है जो रबड़ का काफ़ी उत्पादन करता है। ठीक है, देखो यार, अभी हाल ही में हल्दी बोर्ड का शिलान्यास किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये कहाँ इसका मुख्यालय बनाया गया है, इसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में बनाया गया है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा याद रखना, भारत विश्व में सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। आयातक नहीं, निर्यातक यानी बेचता भी है। ठीक है, करीब पूरे जो वर्ल्ड में अगर ट्रेड में हिस्सेदारी देखेंगे भारत की तो 62% है। ठीक है, वही उत्पादन देखेंगे पूरा विश्व का उत्पादन तो करीब 70% उत्पादन हम ही करते हैं। ठीक है, और जो ये हल्दी है ना, हल्दी ये भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया की एक स्थानीय पादप है, मतलब स्थानीय पौधा है। ठीक है, ये कहीं और नहीं पाया जाता। अभी गवर्नमेंट ने इसके लिए टारगेट भी सेट किया है, कहा है कि भैया अगले 5 साल में हम इसका टारगेट बढ़ा करके 20 लाख टन उत्पादन करेंगे। ठीक है, और एक टारगेट है कि 2030 तक हल्दी निर्यात को $1 बिलियन तक भी पहुंचाना भारत सरकार का लक्ष्य है। फिर देखो यार, कॉफ़ी भी चर्चा में था, $1 बिलियन हमारा ऊपर ट्रेड पहुंच गया है। तो हमने कॉफ़ी उत्पादन की स्थिति भारत में क्या है, तो पूरे विश्व में, ठीक है, भारत 8वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक कौन करता है, तो ब्राज़ील करता है। कौन करता है, ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील करीब विश्व का 40% कॉफ़ी तो यहीं बनता है, ब्राज़ील में ही बनता है। ठीक है, भारत की जो दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट है मुख्यतः वहाँ पे इसका उत्पादन होता है, पारंपरिक तौर पे खेती भी की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन करता है वो कौन सा स्टेट है, वो अपना कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और कॉफ़ी की कुछ प्रजाति, जैसे कुछ किस्में होती हैं जैसे अरेबिका और रोबस्टा, तो अरेबिका सबसे बेहतर है, अरेबिका सबसे बेहतर होती है। ठीक है, लेकिन भारत जो होता है वो रोबस्टा, जो रोबस्टा है वो भी बेहतर ही है, उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है। और कुल देश में करीब 72% जो हिस्सेदारी है पूरे कॉफ़ी उत्पादन की वो रोबस्टा की अधिक है, अरेबिका की कम है।
ठीक है। तो रोबस्टा का वही है, उत्पादन में हम पूरे विश्व में 5वें स्थान पर भी हैं, ठीक ना। फिर देखो यार, एक फैक्ट याद रख लेना, ये भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खोला गया है, तो ये सिक्किम के सोरेंग जिले में खोला गया है। भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है, क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर देख लो यार, पशुपालन की थोड़ी सी रिपोर्ट आई है, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कि हम दूध का उत्पादन कितना करते हैं, अंडे का कितना करते हैं, और ऊन का। तो दूध उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में तो हम पहले नंबर पे हैं, ये तो पता ही है, पता है ना। और बात करेंगे तो सबसे अधिक जो दूध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश करता है, फिर राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। वहीं अंडा 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 अगर देखेंगे तो विश्व में अंडे के उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और सबसे अधिक अंडा जो उत्पादन करता है वो आंध्र प्रदेश करता है। ऊन में भी हमारा ठीक ठाक का रिकॉर्ड है, ठीक ना। फिर देख लो यार, केले की खेती ये भी काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि हमारा जो निर्यात है वो 10 गुना बढ़ा है, तो इसलिए चर्चा में है। तो केला क्या है, एक उष्णकटिबंधीय फसल है, यानी कि उष्णकटिबंध का मतलब है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में ही ये पाया जाएगा, ठीक है। अब केले के कुछ प्रमुख किस्में हैं, यूपीएससी पूछ लेता है यार, कम से कम जानना। ये कैवेंडिश, रोबोस्टा, मोनाथन, पुवन और नेंद्रन, ये क्या हैं ऐसे पूछेगा, तो ये जान लेना। ये पादप की ऐसे लिख देना, ये फसलें हैं, पादप लिख देना, ऐसे लिख देगा, या फिर ये केले की प्रमुख फसलें, ठीक है। तो केले का सबसे अधिक उत्पादन देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन क्षेत्रों में किया जाता है। वहीं तंबाकू बोर्ड की बात करें, नेक्स्ट वाला है, एक सेकेंड दोस्त, हाँ हो गया तंबाकू बोर्ड। तो तंबाकू बोर्ड की बात करें, ठीक है, तो पहले तंबाकू के बारे में देख लेते हैं। तो भारत विश्व में नंबर 2 पे है जो तंबाकू का उत्पादन करता है, ठीक है। चाइना के बाद अगर हम देखा जाए तो हमारे दूसरा स्थान है जो हम क्या करते हैं, तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। वहीं एक उच्च गुणवत्ता वाली तंबाकू होती है जिसे एफसीवी तंबाकू बोलते हैं, ठीक है, जिसको प्रायः जो सिगरेट के उत्पादन में जिसका इस्तेमाल होता है, जिस तंबाकू का, तो उसके उत्पादन में अगर हम देखें तो हम विश्व में चौथे स्थान पर हैं। तो अभी हाल ही में तंबाकू बोर्ड की जो स्थापना दिवस था वो मनाया गया था। तो तंबाकू बोर्ड बना, जो स्थापना दिवस है ये तो छोड़ दीजिए, तंबाकू बोर्ड, ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है, तो ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। इस तरह से मिलाने के लिए देता है, तो ये याद होना चाहिए। एक रिपोर्ट है देखो यार, ये लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस लीड्स रिपोर्ट है। ये कौन जारी करता है, ये याद रखना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से जारी करता है, ठीक है। जैसे विश्व बैंक जारी करता है अपने यहाँ का लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है ना विश्व बैंक, उसी तरीके से हम भी जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं हम भी लीड्स यानी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट जारी करते हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट में वही बताया जाता है कि कौन से जो वस्तुओं की जो ढुलाई में है, ढुलाई का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और कहाँ पे खर्चा बहुत कम हो रहा है, और कौन इसमें कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यार, एक स्माइल कार्यक्रम है। स्माइल कार्यक्रम याद इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वही बात है जो लॉजिस्टिक अभी हम पढ़ रहे थे, उस लॉजिस्टिक क्षेत्र में व्यापक सुधार करने के लिए ये भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों का एक संयुक्त कार्यक्रम है। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को इसमें हेल्प कर रहा है। तो स्माइल कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है, और संरचना से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत जो लॉजिस्टिक क्षेत्र हैं उनमें क्या करना है, व्यापक सुधार करना है, ठीक ना। फिर ये देखो भी कंडला बंदरगाह चर्चा में था। तो कंडला बंदरगाह चर्चा में था, तो याद रख लेना, जब हम आज़ाद हुए थे, ठीक है, तो कराची बंदरगाह जो था वो चला गया था कहाँ, वो पाकिस्तान चला गया था। तो जब पाकिस्तान चला गया था तो हमने क्या किया, अपने यहाँ कंडला बंदरगाह बनाया उसके, ठीक है। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, कंडला का बदल के अभी तो दीनदयाल उपाध्याय नाम से इसका नामकरण कर दिया गया है। और ये बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये गुजरात के कच्छ जो ज़िला है वहाँ पे बंदरगाह पाया जाता है। और कार्गो की मात्रा के हिसाब से देखेंगे तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। अभी देखो यार, भारत में पर्यटन क्षेत्र देख लो, क्योंकि ये चर्चा में था अभी जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, उस आधार पे भी ये चर्चा में तो आ ही गया है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, क्रूज भारत मिशन भी शुरू किया गया है जलमार्ग मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो ये तो शुरू किया गया है, इसके अंतर्गत टारगेट ये है कि 2019 तक क्रूज के जरिए लोगों की यात्रा जो कराई जाए, वही मतलब एक तरीके से जलयान यात्रा कराई जाए, ठीक है। तो अभी जो पर्यटन क्षेत्र है उसकी वर्तमान कंडीशन देख लेते हैं, भारत की इसमें स्थिति क्या है। तो जीडीपी में जो योगदान देता है, ठीक है,
तो करीब भैया ये 6वें स्थान पे है भारत, ठीक है। और ये जीडीपी में कितना योगदान देता है, तो करीब 5% जीडीपी में इसका योगदान है। कितना है, तो करीब 5% जीडीपी में इसका योगदान है। और अगर उसकी रिपोर्ट देखेंगे आप, ठीक है, कि जो वो विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, इनको पर्यटन क्षेत्र को लेकर के, तो भारत उसमें 39वां स्थान पर है 119 में, तो ये भी ठीक है। 2024 की रिपोर्ट में अगर 39 स्थान है तो अच्छा है। वही अगर भारत की रैंकिंग देखेंगे, लोग कितना आते हैं भारत में, तो वर्ल्ड में भारत 24वें नंबर पे आता है, जहाँ पे लोग क्या करने आते हैं, पर्यटन क्षेत्र है, ठीक है। देखो यार, कुछ रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन आते थे, पहले तो बहुत आते थे, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये भारत कौशल रिपोर्ट, ठीक है, कौन जारी करता है, ये वी बॉक्स करके कोई वो जारी करता है। ये विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी करती है। वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास अंकटाट करता है। ट्रेडिंग विद इंटेलिजेंस ये कौन जारी करता है, तो विश्व व्यापार संगठन करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक सूचकांक, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये जारी, तो ये आप ये देखिए यूएन देशा, ठीक, अनकटाड और 5 संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय आयोग द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। वैश्विक वेतन रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और ये संधारणीय व्यापार सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर ऑफ हेनरी फाउंडेशन इसे जारी करता है। भारत इसमें 2024 में 23वें स्थान पर रहा है। देखो यार, कुछ चीज़ें और जान लो, जैसे ये बनिहाल बाईपास या बनिहाल एक तरीके से बाईपास कहाँ बनाया गया है, तो ये जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है, जो नेशनल हाईवे 44 है, ठीक है, उसी का एक तरीके से खंड का हिस्सा है। तो ये जो नेशनल हाईवे जो है, ये 44 जो है, याद रखना, ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। भारत का सबसे लंबा मतलब नेशनल हाईवे भी है, ठीक है। और इसे हम पहले NH7 के नाम से भी जानते थे, ठीक ना। फिर देखो यार, ये भी याद रखना, ये जेड मोड सुरंग कम से कम किसको किसको जोड़ती है, याद रखना, ये श्रीनगर को सोनमर्ग के बीच में जोड़ती है, श्रीनगर से सोनमर्ग को जोड़ती है, ये याद रखना। ये अंजी खड़पुल, ठीक है, ये कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर का जो रियासी ज़िला है उसको उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक से जोड़ती है, ठीक है। और ये बैंकनेट, ये भी क्या है, ये भी एक कनेक्टिंग मतलब परियोजना ही है। ये कहाँ किसको जोड़ती है, तो ये कनेक्ट तो करती है, लेकिन यार वो किसी प्रकार के रोड सड़क को नहीं करती है, बैंकों को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है, जहाँ पे वो ई नीलामी संपत्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। चलो यार दोस्त, हमारा ये समाप्त हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मेहनत से पढ़िए, खूब मेहनत से, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच।